सिलसिला मेरे बाद सिलसिला मेरे बाद भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए। नमस्कार, केबी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक। हमारे खास कार्यक्रम कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय में आज आप सभी के बीच एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में राजनीति के साथ साथ सामाजिक जीवन में नए कीर्तिमान बनाए हैं। आप हैं कुणाल कुमार, प्रदेश महासचिव युवा लोक जनशक्ति पार्टी, सह निदेशक दीक्षांत ITI सह लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बछवाड़ा विधानसभा। तो आइए मिलते हैं कुणाल जी से। नमस्कार कुणाल जी, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुणाल जी, ऐसे तो आपने बहुत ही कम दिनों में बछवाड़ा विशेषकर अपने क्षेत्र में आपने जो सामाजिक जीवन जो आप जी रहे हैं, आपको सभी पहचान रहे हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि यहाँ से इस केबी स्टूडियो के माध्यम से अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में किरोड़ीमल कॉलेज है, जहाँ से महानायक अमिताभ बच्चन पास आउट हैं और बहुत से विभूतियाँ हैं जो पास आउट हैं। मैं वहीं से ग्रेजुएट हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने PG किया है, MA हिंदी साहित्य में ही। फिर GNU से मेरा डिप्लोमा है और लगातार मैं फिर उसके बाद मीडिया में था 2 साल तक DD न्यूज़ में। उसके बाद करीब 5 वर्षों तक स्टार न्यूज़ जो अब ABP के नाम से कार्यरत है उसमें मैंने काम किया। फिर अंतिम दिनों में मैं IGNOU में लेक्चरर था मैदानगढ़ी में। मास कम्युनिकेशन के लिए मैं क्लास लिया करता था और एक YMCA इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो उसमें भी मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाता था। लेकिन कुछ पारिवारिक वजहों से मुझे बिहार शिफ्ट होना पड़ा और फिर 2014 के लास्ट में 15 के शुरुआती दौर में मैं बिहार शिफ्ट हो गया था। ये आपने सर बताया कि आपकी जो जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई वो दिल्ली में हुई और कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं करा कि बिहार की शिक्षा उतना ज़्यादा बेहतर नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन दिल्ली चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या JNU की बात करें हम, ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पर लोग यहाँ से गांव से निकल के बच्चे वहाँ जाते हैं शिक्षा के लिए और यूँ कहें कि बाहरी दुनिया को उससे संपर्क करने के लिए। फिर आप दिल्ली से वापस अपने बिहार आ गए, तो इसके संदर्भ में अपने विचार। बिल्कुल, मेरे फादर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और मैं 3 भाई था। तो मैं सबसे छोटा था, तो फिर मुझे गांव आना पड़ा। और मुनव्वराना की कविता है, शेर है कि घर का बंटवारा होता है तो कहते हैं कि किसी के हिस्से माँ आई, किसी के हिस्से दुकान। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो आप यूं ही समझ लें कि मैं सबसे छोटा था और आपके हिस्से माँ आई। जी, परिवार आया और मैं यहाँ आया और अपने बिजनेस को मैंने ग्रो किया। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो फैसला लिया था वो सही था और अभी अच्छा वर्क कर रहा था। अच्छा, आपने एक बात कही कि आपने एज ए पत्रकारिता से भी आपका जुड़ाव रहा। आज की जो वर्तमान पत्रकारिता के संदर्भ में कहा जाता है कि मीडिया जो है बिकाऊ हो गई है, या मीडिया किसी खास पार्टी या किसी खास संगठन का समर्थन करती है, या मीडिया स्वतंत्र नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आप पत्रकार हैं, ये आप कहिए। मैं पत्रकार नहीं रहा, इसलिए इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चूंकि आपने पत्रकारिता किया, जो आज की पत्रकारिता है, इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं जो पत्रकारिता समझता हूँ या मैंने जो पत्रकारिता किया है वो और अभी जो पत्रकारिता चल रहा है ये बिल्कुल अलग है। पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कई विद्वानों ने कहा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी पत्रकारिता ही नहीं किसी भी प्रोफेशन में अनिवार्य है। अब तो ये पत्रकार या जो संस्थान है उस पर निर्भर करता है कि वो कितने हद तक और कितने स्तर तक ईमानदार हैं। ये तो खुद रेगुलेट करने की चीज़ है, इसमें मैं टिप्पणी करूँ ये उचित नहीं है। अच्छा सर, आप हिंदी साहित्य की आपने जिक्र किया कि हिंदी साहित्य का भी आपने अध्ययन किया है और जिस धरती से हम बिलोंग करते हैं वो धरती दिनकर की धरती है और हमें गर्व है कि दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में संपूर्ण भारत को उन्होंने हुंकारित किया और प्रेरित किया। उनकी रचनाएं अमर हैं और आज दिनकर जी का जन्म उत्सव भी है और संपूर्ण भारत उनका जन्मदिन मना रहा है। तो दिनकर के इस जन्म दिवस पर दिनकर के साहित्य के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, दिनकर की आलोचना, सही आलोचना अभी होनी बाकी है। दिनकर पर एक भी स्तरीय काम नहीं हुआ है। मैं बार बार इसको अपने विभिन्न लेखों में लिखता रहा हूँ कि दिनकर की रचनाएं उर्वशी या रश्मिरथी या परशुराम की प्रतीक्षा या जो सैकड़ों काव्य है उसके माध्यम से दिनकर को नहीं पहचाना जा सकता है। अगर दिनकर की सही व्याख्या करनी है, अगर दिनकर की सही आलोचना करनी है तो संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर की कहानी निबंध जी उसमें आप जाइए, आप दिनकर को वहां से समझ पाएंगे। निश्चित तौर पर ये सारी कविताएं युवाओं मन को उद्वेलित करती हैं, लेकिन दिनकर पर जो अभी तक समीक्षा, अच्छी विश्व स्तर की समीक्षा नहीं हुई, इसकी 2 वजह हैं। एक वजह है कि दिनकर बिहार के थे
अगर बिहार के नहीं होते तो दिनकर का नाम निश्चित तौर पर और भी बेहतर तरीके से उभर कर फैलाया जाता। और दूसरी बात मैं जहां तक समझता हूं कि बेगूसराय या बिहार दिनकर को लेके जितना बोला जा रहा है उतना किया नहीं जा रहा है। अब अगर बेगूसराय दिनकर की धरती है तो क्या बेगूसराय से कितने ऐसे संस्थान हैं जो दिनकर के लिए फेलोशिप शुरुआत किया, कितने लोगों ने शोध के लिए, यूं कहा जाए कि दिनकर के नाम पे लोग अपना राजनीतिक सीख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा राजनीति में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दिनकर को लेकर ईमानदार कार्य नहीं हुआ है। अगर ईमानदार कार्य होता तो दिनकर पर बेगूसराय की धरती से काम होता, जो कि नहीं हुआ है, नहीं देखने को मिल रहा है। हमें गर्व है इस बात का कि जिसकी बात आपने जिक्र किया कि राष्ट्र कवि के रूप में से मैथिली शरण गुप्त को लेके वो मतलब लोगों ने जो है उनका नाम आगे किया, लेकिन दिनकर ने अपनी रचनाओं से, दिनकर ने अपनी हुंकार खुद भरी और खुद अपना वो राष्ट्र कवि के रूप में अपनी छवि बनाई और संपूर्ण राष्ट्र ने, जन कवि, जनता ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में चुन लिया। बिल्कुल बिल्कुल। दिनकर जो समीक्षक हैं, जो आलोचक हैं, मैं चूंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से रहा हूं, मैं नामवर सिंह के भी के साथ मैंने कुछ दिनों तक उनकी कक्षा को अटेंड किया है, तो मैं कहूँगा कि दिनकर को लेकर जो आलोचना होनी चाहिए वो अभी बाकी है। दिनकर की वो पंक्ति है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लेके उसका भी अपराध। तो ये जो है, ये हिंदी के जो आलोचक हैं ये उनके संदर्भ में है। मुझे लगता है कि जो आलोचक हैं उनको देखना चाहिए कि दिनकर के लिए उन्होंने क्या किया और क्या किया जाना चाहिए। एक हाशिए पर दिनकर को धक्का दे दिया गया और दिनकर उसी हाशिए पर आकर टिक गए। अब दिनकर के नाम से सिर्फ विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत नहीं है, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो अनिवार्य है, बिल्कुल वाजिब मांग है, लेकिन इसके साथ साथ दिनकर की प्रतिष्ठा की भी स्थापना होनी चाहिए, दिनकर पर शोध होना चाहिए, दिनकर पर काम होना चाहिए। आने वाला जो युवा है, बिल्कुल आने वाली पीढ़ियां वो समझ सके कि दिनकर किस परिस्थिति में दिनकर बना जा सकता है और दिनकर की साहित्य कैसे रचित होती है, ये काम होना भी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यहाँ आकर अपना व्यवसाय शुरू किया सर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर समाज, कहीं ना कहीं व्यवसाय अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो कि लोगों को रोजगार देती है। और कहा भी गया है कि हम अवसर बनाएं लोगों के लिए, समाज के लिए। तो अपने व्यवसाय के संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने यहाँ बछवाड़ा में एक बहुत बड़ा लैंड एक्वायर किया है और हमारा मकसद ये है कि प्ले में बच्चा आए, मतलब प्ले स्कूल में बच्चा हमारे यहाँ आए और यहाँ से वापस जॉब लेके जाए, मतलब एक एजुकेशन हब, एजुकेशन सिटी, वो उस कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट के तहत एक लिवफुड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हमारा विद्यालय है और साथ में दीक्षांत ITI है। आगे हमें पॉलिटेक्निक, ANM और मेडिकल, इस तरफ हमें जाना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेगूसराय ने बिहार के गिने चुने स्कूलों में से है जहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सभी बाहर के हैं, एक भी लोकल शिक्षक नहीं है। हम बच्चों को घुड़सवारी की शिक्षा देते हैं और एक बृहद कैंपस है। यूँ कहा जाए कि स्किल डेवलप। जी देखिए, स्किल डेवलपमेंट ये एक अलग विषय है और मैं इस पर बाद में अगर आप चर्चा करें, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि नौकरी के लिए जो शिक्षा है, हाँ, उसकी तरफ हम हैं कि भाई एजुकेशन हम स्कूलिंग दे दें, उसके बाद जिसको ITI करना आप ITI में आइए। आपने ये देखा कि जो इसकी बात आपने की कि दीक्षांत ITI कॉलेज फिर स्कूल है आपका, तो आपको बच्चे को नवनिर्माण भी करना है और भविष्य के लिए उसको भी तैयार करना है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ध्यान में है आपके ध्यान में कि यहाँ से बच्चा पास आउट होकर जाए, तो बेरोजगार न रहे। हाँ, वो रोजगार उन्मुखी शिक्षा आपके द्वारा उसको पूर्णतः दिया जा रहा है। अच्छा, युवा, चूंकि युवा के संदर्भ में हम आपसे, चूंकि युवा नेता हैं आप, समाज को काफी उम्मीदें हैं आपसे और युवा के दुख दर्द को भी आप अच्छे से समझते भी हैं। तो युवा आज कहीं ना कहीं युवा में काफी हताशा देखी जा रही है। जो युवा भारत की एक, उसमें काफी संभावनाएं हैं, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, काफी संभावनाएं हम में हैं, हमारी ऊर्जा भरी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हताशा और निराशा के दौर में हम जी रहे हैं। तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? जो हताश है और जो निराश है वो युवा नहीं है। जो हताश हो गया वो युवा कैसे है? JNU के कवि थे सीनियर, विद्रोही थे, यूपी के कवि थे, उनकी कविता किसान पर है, लेकिन मैं उसको थोड़ा मॉडरेट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो किसान को संदर्भित थी कविताएं, मैं उसको युवा को संदर्भित करके कहता हूँ कि मैं युवा हूँ, आसमान में धान बोने जा रहा हूँ। मैं युवा हूँ, आसमान में धान बोने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं अरे पगले, आसमान में कहीं धान उगता है? तो मैं कहता हूं अरे गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान पर धान भी उग सकता है। तो जहां हताशा और निराशा है वो युवा नहीं है। युवा कोई उम्र की सीमा रेखा नहीं है, नहीं, ये सोच है। 60 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है और 18 साल का युवा भी बूढ़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो हताशा युवा का विशेषण नहीं हो सकता है, वो विलोम है। हताशा युवा का विलोम है।
तो हताश नहीं हो सकता युवा, और युवाओं के लिए काम करने की जरूरत है, निश्चित तौर पे इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारा शिक्षा व्यवस्था, अगर आप देखें तो एक अंतर्विरोध है बिहार में। क्या अंतर्विरोध है कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा किताब 99.9% इंग्लिश में आती है। और बिहार में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक न इंग्लिश की पढ़ाई होती है, न कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। तो आप बताइए कितना बड़ा अंतर्विरोध है। जिस बच्चे को भारत के अन्य राज्य, चेन्नई ले लें, तमिलनाडु ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, दिल्ली ले लें, जिसकी अपनी शिक्षा व्यवस्था काफी उन्नत है, वहां के बच्चों के साथ कंपीट करना होता है, तो हमारे बच्चे के तर्कश में इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और लेकिन हम उसके सामने खड़े करते हैं। ये कितना बड़ा अंतर्विरोध है। फिर मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, हो सकता है बोझिल हूं, मैं फिर यहाँ धूमिल की कविता कहूंगा, निश्चित रूप से धूमिल की कविता कहूंगा। धूमिल ने इसको समाजवाद के अंतर्विरोध को चिन्हित करते हुए लिखा था, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडरेट किया है, और इसको मैं विकास या शिक्षा के स्तर पर मैं कहता हूं कि हमारे देश में समाजवाद माल गोदाम में लटकी उस बाल्टी की तरह है जिसमें लिखा हुआ आग है मगर भरा हुआ बालू या पानी है। अगर आप जाए रेलवे स्टेशन पर तो आपको जो बाल्टियां दिखेंगी, हाँ, उसमें लिखा होता आग है, लेकिन आग नहीं है, बालू या पानी है। ये अंतर्विरोध है। ये जो अंतर्विरोध है वो बिहार की शिक्षा पद्धति का अंतर्विरोध है, ये बिहार के समाज और डेवलपमेंट का है। ये डेवलपमेंट का अंतर्विरोध है जिस पर हमें सोचने और समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ से। अच्छा, राजनीति से जुड़ाव, चूंकि आप शुरुआत में दिल्ली में थे, साहित्य का आपने अध्ययन किया, आपने पत्रकारिता से जुड़ा, एक उच्च शिक्षा की ओर आप अग्रसर थे, फिर राजनीति से जुड़ाव कैसे हो गया, इसके संदर्भ में अपनी विचार। देखिए, मैं उच्च शिक्षा से था ही नहीं, मैं हूँ भी। मैंने अपना थीसिस भी जमा किया डॉक्टरेट का, हिंदी साहित्य में मीडिया विमर्श 21वीं सदी के संदर्भ में। चूंकि मीडिया भी मेरा विषय था और हिंदी साहित्य भी, तो मैंने सबमिट कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मुझे उपाधि भी मिल जाएगी। तो मैं वहाँ था, दिल्ली में था, तो पत्रकारिता के दौरान भी मैं अन्ना आंदोलन में इन्वॉल्व हुआ था। उसके बाद मैं मेधा पाटकर के साथ मैंने काम किया। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ हमारा बचपन बचाओ आंदोलन वाला वो हमारा काम था। और जब मैं बिहार में आया तो मैंने किसान यूनियन बनाया था, अभी है ही है। और किसान यूनियन के तहत मैंने बहुत ही 3-4 बहुत ही ऐसा काम किया जो पूरे बिहार लेवल पर किसान यूनियन को स्थापित कर दिया और पूरे बिहार के डेवलपमेंट में मील का पत्थर है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ, समय कम है आपके पास। कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ कि बिजली बिल 2017 से पहले बिहार का जो बिजली बिल था वो, और 2017 के बाद जो बिजली बिल आ रहा है उसमें एक तुलनात्मक अंतर है। हमने इस मुद्दे को करीब 1 साल तक हमने लड़ाई लड़ी, सड़क पर हमने लड़ाई लड़ा। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आए, रोड को जाम किया, NH 28 को जाम किया, लगातार हम लड़ते रहे। और तब ये फर्क हुआ कि ग्रामीण सेक्टर का बिजली बिल और शहरी सेक्टर का बिजली बिल दोनों में तुलनात्मक अंतर आया। और ये क्रेडिट जो है वो किसान यूनियन को जाता है, जिसका मैं संयोजक रहा हूँ। इसके अलावा क्या था कि अगर आपका घर भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है और आपकी खेती की जमीन बछवाड़ा में है और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार मुआवजा नहीं देती थी। हमने भी इस लड़ाई को लड़ा कि व्यक्ति कहीं का भी हो, आधार कार्ड कहीं का भी हो, लेकिन उसकी खेती की जमीन कहीं अलग है तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। हाँ, और मिला। अब बिहार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी, अगर वो बेगूसराय का है और दरभंगा में खेती कर रहा है तो भी उसको मुआवजा मिलेगा। अभी एक तुरंत हमारी लड़ाई हुई है जिसमें हम महामहिम फागू जी से मुलाकात की थी हमारी टीम ने। तो उसमें हमारी लड़ाई थी कि अभी जो सरकार मुआवजा दे रही है किसानों को, कि बारिश है या पत्थर है या कुछ भी है या बाढ़ से क्षति होती है, तो जो मोटे अनाज है, गेहूं है, मकई है, उसके हिसाब से कृषि विभाग तय करता है कि भाई ये 1000 रुपये या 2000 या 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जो किसान सोयाबीन की खेती कर रहे हैं या जो किसान कैश क्रॉप कर रहे हैं, मसलन लहसुन कर रहे हैं, प्याज कर रहे हैं या ओल कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए मुआवजा ज्यादा हो और गेहूं मक्के के लिए कम हो, क्योंकि इसका लागत भी ज्यादा होता है और इसका उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो लेकिन सरकार में ये नहीं है, जिसके लिए हम पिछले 6 महीने से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसमें भी बिहार किसान यूनियन सकारात्मक रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है सर, आप लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते रहे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से किसान के संदर्भ में बात आई, और किसान देश के अन्नदाता होते हैं और जवान देश की सुरक्षा करता, दोनों ही देश के असली देवता हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी किसानों की स्थिति काफी दयनीय और चिंतनीय है? देखिए, किसी को देवता बना देना दरअसल अपने से दूर हटा देना होता है। किसान देवता क्यों है? किसान इंसान है जैसे हम हैं और आप हैं।
हमें है कि उन पर दया करने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसान को भीख देने की जरूरत नहीं है। मेरा ये प्रश्न है कि हम उनका, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे शरीर में जो लहू है, उनकी मेहनत है, उनका श्रम है, उनका पसीना है, बिल्कुल, और उन्हें उस खेत को सींचा है। लेकिन आज उनकी जो स्थिति है ना सर, उनका परिवार जितना खुशहाल होना चाहिए, जितना सुख सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वो उन्हें आज वो वंचित हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी। बिल्कुल। अब देखिए, इसका मैं बता देता हूं कि अभी सपोज कीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन है सैमसंग का, आप बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कितनी कीमत है, वो एमआरपी देख के बताता है इसका 16,000 कीमत है। आप 16,000 में परचेज करते हैं खुशी खुशी, आप चले जाते हैं। लेकिन एक किसान अपना खून पसीना लगाकर गेहूं का उत्पादन करता है और बाजार में जाता है तो वह पूछता है कि तुम कितने में लोगे। वह यह नहीं कहता है कि मेरा लागत 18 रुपए है, तुमको 18 रुपए लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कहता है कि आप कितने में लोगे। आप कहते हैं 16 में, वो कहता है 15 में, वो कहता है 16.25 में। तो ये अंतर्विरोध कहां से पैदा हुआ? एक वस्तु जिसका उत्पादन कोई कंपनी कर रही है, उसके पास राइट है कि वो अपना कीमत तय कर सके और उसका बिक्री होता है, बिकता है। और एक दूसरा व्यक्ति उसी समाज में है जो उत्पादन कर रहा है, उसके पास अपनी कीमत तय करने का राइट नहीं है। अगर वो कीमत तय करता है तो उसका अनाज सड़ जाता है। तो ये अंतर्विरोध क्यों? उदाहरण के लिए मकई को देखा जा सकता है। बिल्कुल, आज मकई खरीदने वाला कोई नहीं है। ये अंतर्विरोध कहां से पैदा होता है? कहां से अंतर्विरोध आता है? तो ये जो अंतर्विरोध है वो विकास की अवधारणा को नहीं समझने का अंतर्विरोध। आपको नहीं लगा सर कि इस पर बहुत काम करने की जरूरत है? सर बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं कि कृषि को, जिसकी सरकार आए, कृषि को उद्योग का दर्जा दे देना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी पहल होगा और कृषि सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव को यह आमंत्रण देना होगा और एक इससे बदलाव आएगा। कृषि सेक्टर को हर परिस्थिति में उद्योग का दर्जा देना चाहिए। अच्छा सर, राजनीति की बात मैंने की और बछवाड़ा विधानसभा के संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। इसलिए करूंगा कि बछवाड़ा की जनता ये चाहती है, चूंकि सामाजिक कार्यों में आपकी अभिरुचि के कारण हो या आपके योगदान के कारण, वो चाहती है कि भावी उम्मीदवार के रूप में आप आए उनके बीच, उनका जनप्रतिनिधि बने। तो बछवाड़ा विधानसभा को लेकर भावी प्रत्याशी के रूप में भी सुनने को आ रहा है मीडिया के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है अगर लोग ऐसा कह रहे हैं। और मैं संगठन में हूँ, मैं प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ और इत्तेफाक से जो समस्तीपुर और बेगूसराय का जो यूथ विंग है उसका मैं प्रभारी भी हूँ। तो मैं संगठन में लगातार काम कर रहा हूँ और क्या होगा नहीं होगा ये पार्टी के हाथ में है। और हमारे संसदीय बोर्ड ने माननीय चिराग पासवान को इसके लिए नामित किया है, वो अंतिम फैसला उनका होगा। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ से लेना चाहूंगा चिराग पासवान के संदर्भ में। बार बार चिराग पासवान जैसे एनडीए गठबंधन, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं, फिर यहाँ बिहार की राजनीति के संदर्भ में ऐसा सवाल उठता है कि चिराग पासवान कहीं क्या बोलते हैं तेजस्वी के साथ जा रहे हैं या खुद अपनी अलग 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ हैं, कहीं ना कहीं काफी उधेड़बुन लोगों के बीच में है। तो यहाँ से हम चाहें कि देखिए, मैं सिर्फ इसमें इतना कहूंगा कि इसके लिए हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि श्री चिराग पासवान जी का एक ही उद्देश्य है, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार का विकास। वो उनके पास एक विजन डॉक्यूमेंट्स है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके नाम से। और उन्होंने करीब 4 लाख लोगों से फीडबैक लिया है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या किया जाए कि डेवलपमेंट हो। यह कहना चुनाव के समय में कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये दरअसल हिट एंड रन है कि आप किसी समस्या को उगाड़ के रख के यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं, चिराग पासवान जी के विजन डॉक्यूमेंट्स में समस्या और उसका समाधान साथ साथ रखा हुआ। अच्छा, मान लिया जाए कि आपको बछवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, मान लिया जाए कि आप बनते हैं लोजपा की सीट से, तो आप बछवाड़ा विधानसभा के जहाँ के लिए आप खड़े होंगे, उसके लिए आपके मन में क्या, कौन सा प्लान है, भविष्य का क्या प्लान है, जहाँ से यहाँ की जनता जो आपको सुन पा रही है खासकर बछवाड़ा विधानसभा के, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, इसमें हमारे श्री चिराग पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि, और मुझे भी लगता है कि पूरे देश की या पूरे राज्य की समस्या को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। जो समस्या मंसूर चक में है वो समस्या भगवानपुर में नहीं है, जो भगवानपुर की समस्या है वो बछवाड़ा की समस्या है। बछवाड़ा विधानसभा यही मैंने बताया कि 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड की अलग अलग समस्या है। बछवाड़ा में ही अगर दियारा के 5 पंचायत को देख लें तो उसकी समस्या अलग है और बाकी 13 पंचायत है उसकी समस्या अलग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बछवाड़ा इतना वाइब्रेंट है, इसके बावजूद भी वहां एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 2020 में बैठे हुए हैं, 21वीं सदी का क्वार्टर हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं और एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक ढंग का इंटर कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है। एक जो है भौगोलिक रूप से बछवाड़ा में है, दरअसल विद्यापति में ही कहीं की पड़ता है। तो एक समस्या नहीं है। अभी 2-3 चीजें मैं बताता हूं, आपके पास वक्त हो तो। अब आप बताइए कि बछवाड़ा यहाँ से करीब मेरे ख्याल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर बछवाड़ा से कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे बेगूसराय तो कैसे आएगा? वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर है।
क्या हमारे प्रतिनिधि या हमारी सरकार इस पर नहीं सोच सकती है कि एक ऐसी बस हो कि हर पंचायत को छूते हुए 10 बजे तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आए और 4 बजे होते हुए उसको घर पहुंचा दे? क्या ऐसा संभव नहीं है? जिला परिवहन को उसको, अगर संभव है तो हमने क्यों नहीं किया? अब मैं और एक आपको बताता हूं कि दियारा का जो 5 पंचायत है बछवाड़ा में, वहां से अगर कोई आना चाहे बछवाड़ा ब्लॉक तो करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। और कोई पुरुष आता है और उसे शौच लगता है तो कहीं भी बैठ जाता है, उठ जाता है। लेकिन अगर जो हमारे महिलाएं हैं, माँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमने क्या व्यवस्था किया है? तो दरअसल विकास, डेवलपमेंट अभी हुआ ही नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। आजादी का 70 साल बीत गया और अभी भी डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास बिजली, सड़क और पानी है। अब सवाल उठता है कि डेवलपमेंट है या हनुमान जी का पूछ है कि खत्म ही नहीं हो रहा? कहीं तो कहीं खत्म होना चाहिए। जिस डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, कि विकास की बात कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है वो एक अलग विकास है। आप भावी प्रत्याशी हो सकते हैं या सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आपके संदर्भ में, आपकी परिकल्पना विकास के संदर्भ में क्या है? डेवलपमेंट आप किसे कैसे कहेंगे? डेवलपमेंट, देखिए, डेवलपमेंट बिजली, पानी, सड़क के बाद जो मनुष्य के जीवन स्तर को, जीवन को खुशियों के लिए हो। बनिस्पत में आपको बता देता हूं कि बछवाड़ा में एक भी स्तरीय ग्राउंड नहीं है युवाओं के लिए। अगर आज वहां ग्राउंड होता तो संभव है कि आप ही देखते कि राष्ट्रमंडल खेलों में या ओलंपिक में बेगूसराय का एक बेटा गोल्ड मेडल जीत रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे स्कूल में पिछली बार बच्चियों ने स्टेट खेला है, उसने बेगूसराय को रिप्रेजेंट किया है। लिफोर्ड की फुटबॉल टीम ने बेगूसराय को रिप्रेजेंट किया है। सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ उसको स्थान दिया था। तो मेरा तात्पर्य है कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम उसको तराश नहीं रहे हैं। तराशने की जरूरत है। अब बताइए कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कहीं कि बिहार में किसी विधायक ने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन किया था, ओपन जिम का उद्घाटन किया था। लेकिन बछवाड़ा भी सड़क और बिजली पानी में ही अटका हुआ है। यानी कि हमारी जो सोच है ना वो एक सीमित हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी में खुश हो जाते हैं कि अमुक सड़क का शिलान्यास हो गया और अमुक गांव में जो हमें तकनीक मिलना चाहिए, जो आधुनिकता है, जो संसार मतलब वैश्वीकरण के इस दौर में हमको आगे आना है, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को आगे ले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैश्वीकरण में तो मेरा शब्द बार बार वही आएगा, अंतर्विरोध। ये अंतर्विरोध है। ग्लोबलाइजेशन में जो टर्म है कि पहले एग्रीकल्चर डेवलप करता है, फिर उद्योग होता है, फिर सर्विस सेक्टर आता है, लेकिन हमारे यहाँ उद्योग नहीं है। आज हम कह सकते हैं बेगूसराय को बिहार के औद्योगिक राजधानी, लेकिन बेगूसराय के ही बछवाड़ा प्रखंड को आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक सड़क जो बछवाड़ा से 16 किलोमीटर भगवानपुर पड़ता है, वहां जाने में घंटों लग जाते हैं। तो जहां सड़क, बिजली, पानी ही नहीं है, वहां आप कैसी डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं? अगर बछवाड़ा में ढेर सारी जमीनें हैं, गवर्नमेंट की है, रेलवे की है, ठाकुरबाड़ी की है, ढेर सारी जमीनें। एक नई तकनीक, नई सोच जो कि बछवाड़ा विधानसभा के लिए कुछ विशेष हो, अलग हो, जो आपके मन में चल रहा हो। देखिए, बछवाड़ा विधानसभा का सबसे बड़ी सोच है शिक्षा। अगर हमारे बच्चे, हमारे लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा अलग है, साक्षर अलग है, ज्ञान अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, ये फॉरगेट करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। अगर हमारे बच्चे शिक्षित हैं तो स्वयं सारी समस्याएं दूर कर लेंगे। अगर जो अभी प्रतिनिधि आते हैं उनसे हमारे जो शिक्षित युवा हैं या लोग हैं, वो जनता है, वो उनसे कमिटमेंट अगर करवाने लगे कि भैया आप मेरे गांव में क्या काम करेंगे, कमिटमेंट कर दें, तब मैं आपको वोट कास्ट करूंगा, तो कोई भी प्रतिनिधि चुन के आता है वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन वो नहीं हो पाता है। क्यों? एजुकेशन। तो सबसे पहले बछवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है, और बछवाड़ा में रोड और एनएच दोनों हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक एजुकेशन हब के तौर पे हम इसको ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। अगर दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हो रही है तो बछवाड़ा में क्यों नहीं बने? सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध है, तो वही क्यों नहीं स्थापना हो जाए दिनकर विश्वविद्यालय की? तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब सवाल है कि इसको एक्सप्लोर कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें की यहाँ पे। युवा के संदर्भ में मैं फिर से आपसे जोड़ना चाहूंगा कि राजनीति में युवाओं का भविष्य, चूंकि आप अभी राजनीति में हैं, स्कूल, ITI कॉलेज के भी निदेशक हैं, तो आपका अपना व्यवसाय है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो भविष्य राजनीति में युवाओं का जो भविष्य है, आज भी हमारे अभिभावक जो हैं उसको उतना संतोषजनक नहीं देखते या उतना सफल नहीं देखते? आज भी युवाओं को यह कहा जाता है कि आप हर क्षेत्र में अवसर बनाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या किसी सेवा क्षेत्र में जाओ, लेकिन हमारे अभिभावक मन से नहीं चाहते कि हम राजनीति में आए। इसकी दो वजह हैं कि एक तो राजनीति का नकारात्मक प्रभाव, छवि लोगों के बीच में है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि राजनीति में संघर्ष ज्यादा है।
अगर मान लें कि किसी पार्टी का 200 कारकुन है या 2000 कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलना है, यानी 1999 कार्यकर्ता जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रगल राजनीति में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कि सोसाइटी ने अभी तक राजनीति की गलत छवि समाज तक प्रस्तुत की है, इसी वजह से लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे राजनीति में जाएं। लेकिन अगर आपको देश को या समाज को बेहतर बनाना है तो राजनीति के जरिए ही संभव है, और युवाओं को, खास करके शिक्षित युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और इसे बदलना चाहिए। बहुत अच्छा सर, निश्चित रूप से राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, वो भी शिक्षित युवा ही बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, अभी आपने मेघा पाटेकर का नाम लिया था, जिक्र किया, फिर आपने जो नोबेल पुरस्कार हमारे जो है सत्यार्थी जी उनका नाम लिया। वो तो एक तो सत्यार्थी जी का तो बच्चों के विकास के लिए उन्होंने जो बाल अधिकार है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है शुरू से, लेकिन मेघा पाटेकर जो है वो पर्यावरण के संदर्भ में विशेष उनकी रुचि रही है, उन्होंने काम भी किया है। तो आज बदलते हुए इस परिदृश्य में जहां वर्तमान समय में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, सिर्फ अपना अधिकार चाहता है और अपने बारे में सोचता है, जिसके कारण हमने प्रकृति को बदला है और हमारे मानवीय क्रियाकलापों से हमारा यह पर्यावरण असंतुलित होते जा रहा है और काफी प्रदूषण का इतना स्तर बढ़ गया है कि आज हर चीज विषाक्त हो गया है। तो इस बदलते परिदृश्य में आपके क्या विचार है पर्यावरण के संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन वो ग्रास रूट पर किसानों के बीच में ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो पर्यावरण की शुद्धता में एक क्रांतिकारी कदम है। दूसरी बात कि हमारे पूर्वज, अगर आप देखें तो हर टोले में 1-2 पोखर या तालाब हुआ करता था। उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि ग्राउंड लेयर वाटर जो है उसके लेवल को ऊपर करना, उसमें पानी जमा होगा, आसपास जो है ग्राउंड लेयर वाटर हो। लेकिन लोग जितने विकसित होते जा रहे हैं तो विकास का साइड इफेक्ट है कि वो उनको भर रहे हैं, तेजी से के साथ भर रहे हैं, घर बना रहे हैं या कूड़ा कचरा उसमें डाल रहे हैं, जिससे पानी वगैरह उसमें नहीं हो रहा है। तो सरकार को इसमें 2-3 चीजें करनी चाहिए, और खास करके बछवाड़ा के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे बछवाड़ा में बाया नदी बह रही है और इधर गंडक है, तो अगर बाया से गंडक तक हम नहर का निर्माण कर दें, हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर अगर नहर का निर्माण कर दें तो उससे 3-4 समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक समस्याएं दूर होंगी कि पानी का वाटर लेवल अप हो जाए। दूसरा, बाढ़ में जो लाखों क्यूसेक पानी बर्बाद होता है वो पानी स्टोर हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तीसरा कि किसानों को पानी की कभी समस्याएं नहीं होगी, या किसान ग्राउंड वाटर की तरफ नहीं जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर का भी लेवल बढ़ा रहेगा। चौथा, उसमें हम मछली पालन भी कर सकते हैं, मवेशियों को भी सुविधाएं हो सकती है। तो हम इसको बेहतर ढंग से अगर करें, हर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर एक कैनाल बना ले जिसमें एक गेट हो, प्रोटेक्टिव, अच्छे आधुनिक तरीका से, तो ये बहुत ही शानदार और बहुत सारी बहुउद्देशीय योजना हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, सिंचाई के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। अच्छा सर, आप यहाँ आए, आपने इतनी व्यस्ततम समय से हमारे स्टूडियो के समय निकाला, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको सर। केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर की जो सोच है कि कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ के जिलावासी के लिए कि यहाँ पर आकर लोग अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को लोगों तक साझा किया जाता है, ताकि हमारा बेगूसराय जो स्वर्णिम बेगूसराय जिसका जिक्र आपने किया कि औद्योगिक राजधानी बिहार की, वह पुनः दिनकर की धरती अपने गौरव को स्थापित करे और हमारा बेगूसराय संपूर्ण फलक पर स्थापित हो। इसके लिए आप यहाँ आए हैं, तो हमारे स्टूडियो के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि बेगूसराय जैसे जगहों पर इस व्यवस्था के साथ एक स्टूडियो चलाना बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, ये मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ। और निश्चित तौर पर डॉक्टर रोशन इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और उनकी पूरी टीम जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है, कैमरा पर्सन हो या एडिटिंग के टेबल पर बैठे लोग हों, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और केवी स्टूडियो इसके लिए मील का पत्थर है। और दरअसल ये आप हमारे लिए या किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बेगूसराय और यहाँ के समाज के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए फिर से मैं एक बार आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर रोशन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपको भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर कुणाल जी कि आपने अपने व्यस्ततम समय निकालकर स्टूडियो के लिए दिया और अपने सुंदर विचार से हम सबों को साझा किया। आपको बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। ये थे कुणाल बछवाड़ा विधानसभा से, जो कि समाज और राष्ट्र के लिए इनके मन में कुछ करने की शक्ति है और वो ये कुछ करना चाहते हैं। आए दिन हम ऐसे ही युवा शक्ति से मिलेंगे, उनके विचार लेंगे और उस विचार को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारा बेगूसराय स्वर्णिम बेगूसराय बनेगा। तो इनके इस विचार को सुनने के लिए हमारे स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें मजबूत करें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी फॉलो करें और फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को भी अपना प्यार दें, समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी नमस्कार, मैं कुणाल कुमार, प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी, युवा प्रकोष्ठ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर रोशन द्वारा चलाए जा रहे
बेगूसराय के विकास और सामाजिक बदलाव की कोशिश को अपना समर्थन दें और उनके यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और निरंतर इन पर आने वाले वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को बताएं और साथ ही फेसबुक पर इनके ग्रुप कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।